हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर स्कूल। मतलब कि ऑनलाइन स्कूल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशी आ गई हूँ फिर से आपको पढ़ाने सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। जैसा कि हमारी पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें हमने भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर स्टार्ट करा था। उसमें हमने कुछ शुरू के पॉइंट्स कवर अप करे थे फर्स्ट लेक्चर में। फिर हमने सेकेंड क्लास में थोड़े उसके और टॉपिक्स हमने शुरू करे थे। अब हम जानने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स। तो चलिए बच्चों, जल्दी से अपनी नोटबुक और अपना पेन हाथ में ले लीजिए और पहले तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना बच्चों, ताकि आपने जो भी मेरी क्लास मिस करी है उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो चलिए बच्चों, एक फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है भारत में राष्ट्रवाद। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना बच्चों। तो पहले अगेन हर क्लास को शुरू करने से पहले हम करते हैं रिवीजन। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं आज का रिवीजन। तो रिवीजन हमारा जो बेटा टॉपिक्स हैं जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरी पहली क्लास में जो भी टॉपिक्स हो गए थे बच्चों, वो आप देख लीजिए। ये वाले टॉपिक्स हम पहले ही कर चुके हैं, ये वाले जो कंसेप्ट हैं हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, क्या उसमें घटनाक्रम था, क्या हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उसके इम्पोर्टेंट थे जो हमारी परीक्षा में, जो हमारी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, वो सारे हमने डिस्कशंस इसमें कर लिए थे। अब बात करते हैं सत्याग्रही आंदोलन। वो तीनों आंदोलन के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रही आंदोलन जो भारत में किए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक मिस आउट कर दिए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मेरी जो सबसे पहली क्लास थी उसके अंदर आप ये टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट, काले कानून, काला कानून के बारे में। ये भी हम कवर अप कर चुके हैं। जलियांवाला बाग हमारा ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया था। उसमें हमने एमसीक्यू भी करा था। क्यों करा था? ताकि वही एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। खिलाफत आंदोलन भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। असहयोग आंदोलन हमारा हो गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन में अलग अलग धाराएं। अब आज हम यहां से फिर से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे बच्चों? असहयोग आंदोलन में अलग अलग धाराएं। जैसा कि बच्चों में हर लेक्चर, 2 लेक्चर्स में, मैं आपको हर 2 क्लास में मैं यही बताते आ रही हूं कि हर एक घटनाक्रम दूसरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप पहले का इतिहास का, मतलब जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक नहीं कवर करेंगे, आपको आगे की कहानी, हमारे जो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है हमारा, उसका आगे का कंसेप्ट आपके लिए बच्चों कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। आपको डाउट्स आने लगेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना, रिलेट कर रहा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक। असहयोग में जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा बनाया गया था, उसके अंदर के जो भी धाराएं हैं वो क्यों बनाया गया, उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या उसमें बातें रखी गई थी गांधी जी द्वारा, वो सब हम आज इस क्लास में जानेंगे। तो शुरू हो जाओ एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा की और हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में। फिर बात करेंगे हम लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर लाहौर अधिवेशन के बारे में, जो दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1929 में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे नमक यात्रा की। नमक यात्रा, सब लोगों के मन में नमक यात्रा, दांडी मार्च, इन सब को लेके थोड़े थोड़े डाउट्स हमेशा से रहते हैं, क्योंकि बच्चों जब ये टॉपिक
पेपर में आता है तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। आज वही कंफ्यूजन, वही डाउट हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम सविनय अवज्ञा के प्रतीक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिंबल्स थे उसके, क्या प्रतीक थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, उसके बारे में हम बात करेंगे। सामूहिक आंदोलन का भाव, सामूहिक आंदोलन का भाव, उसके बारे में भी हम इसी क्लास में जानेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त को चालू हुआ था 1942 में, जो कब चालू हुआ था 8 अगस्त को 1942 में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये हमारे आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। हमने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी वो कहाँ से हमारी छूट गई थी लास्ट क्लास, वो थी यहाँ से, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बेटा खिलाफत और असहयोग आंदोलन हम साथ में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों इनको साथ में मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, गांधी जी से। किससे है बच्चों, गांधी जी से। अब सबसे पहले हम जब भी ये प्रश्न आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो उत्तर है, यदि बच्चों आपने इसको समझ लिया तो आपके 3 मार्क्स किस में, एग्जाम में, आपके 3 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। कान खड़े हो गए ना, ध्यान से सुनना है फिर। चलिए बच्चों बात करते हैं खिलाफत प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत प्लस असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन साथ में क्यों आया, इसका सबसे फर्स्ट रीजन ये है, H को हम मान लेते हैं हिंदू, M को हम मान लेते हैं मुस्लिम। ये दोनों ही कम्युनिटी किससे परेशान हो गई थी, B मतलब ब्रिटिशर्स से। बिल्कुल एक हम सिंपल वे में समझेंगे, ये 3 मैंने बना दिया है, ये किससे परेशान हो गए थे, B मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से। कौन परेशान हो गए थे, हिंदू भी परेशान थे और मुस्लिम भी। मुस्लिम कब परेशान हुए, हमने खिलाफत एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन के बारे में जाना। जो खिलाफत, खलीफा, आपको कुछ याद आया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि खिलाफत मूवमेंट को खलीफा से जोड़ दीजिए जिससे खिलाफत आंदोलन बना, तो ये हमने जाना। अब क्यों शुरू हुआ, मुस्लिम नाराज, खलीफा पद खत्म। किसका खलीफा पद खत्म, तुर्की में जो खलीफा थे, तुर्की देश में जो खलीफा थे, उनका जो ओहदा था, जो उनका जो मुखिया का ओहदा था, उनके जो अधिकार थे वो किसके द्वारा छीन लिए गए थे, अंग्रेजों द्वारा छीन लिए गए थे। इस वजह से जो मुसलमान हैं वो गुस्सा हो गए और हमारे वहां क्या किया गया, ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग, एक ऐसा इतिहास का पन्ना जो बहुत ही दर्द भरा था हर भारतीय के लिए, तो वो जलियांवाला बाग से हिंदू नाराज हुए। उसी समय गांधी जी, उसी समय खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, उसी समय उसी सेम टाइम पे बच्चों, उसी समय हमने कौन सा आंदोलन चालू करा था, असहयोग आंदोलन। तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा किसने लिया था, खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा किसने लिया था, गांधी जी ने लिया था। इसी चीज को समझाया किसको, हमारे मुस्लिम भाइयों को। किसने समझाया, गांधी जी ने। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, यदि हम दोनों साथ में मिलकर इन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं तो ये कहीं ना कहीं हमसे कमजोर हो जाएंगे, हमारे ऊपर इनका प्रभाव कम हो जाएगा, हम इन पे कहीं ना कहीं जीत पालेंगे और इनको दबाएंगे। किस वजह से, क्योंकि ये दोनों साथ में आ गए थे। उसके बाद पॉइंट 2 क्यों हुआ, व्हाट हैपेंड, हिंदू मुस्लिम एक साथ, पॉइंट 2 पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट 2, पॉइंट 3 बाद में आएगा। ये तीनों पॉइंट बच्चों, पहली बात तो ये माननी चाहिए, तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ ही आएंगे। जब तक आप ये तीनों पॉइंट अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा जब प्रश्न आएगा
कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का क्या जुड़ाव है, क्यों ये दोनों जुड़े, तो ये तीनों पॉइंट्स ही उसी में आना जरूरी है। अब हमने पहले जाना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि मुस्लिम नाराज थे और हिंदू भाई नाराज थे। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन नाराज थे? मुस्लिम भाई नाराज थे, हिंदू भाई नाराज थे, दोनों ने साथ किससे नाराज थे, किसके अत्याचार से दुखी थे? ब्रिटिश सरकार। जैसे कि मैंने एच हो गए हिंदू, एम हो गए मुस्लिम, बी हो गए ब्रिटिश, ये इन दोनों से नाराज थे, तो ये दोनों साथ में आ गए, है ना। क्या आ गए? साथ में आ गए। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई क्या आ गए? साथ में आ गए। कौन से? देखो ये हो गए हिंदू भाई, फिर से मैं बताती हूँ, ये मुस्लिम, है ना। ये दोनों परेशान किन से? ब्रिटिशर्स से, और ये आ गए साथ में। किस किस मूवमेंट में, किस आंदोलन में? खिलाफत और असहयोग आंदोलन जुड़ गया। कौन से दो आंदोलन जुड़ गए? खिलाफत और असहयोग आंदोलन जुड़ गए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद पॉइंट 2, कैसे जुड़े, क्यों मर्जर हुआ, क्यों ये साथ में है, कैसे ये ज्वाइन हुए, क्यों, अब कैसे? 1919 अली बंधु खिलाफत, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में असहयोग जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि उन्होंने उन्हें बताया कि एक तो आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम मिलकर यदि साथ आ जाएं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। किस चीज की जनसंख्या बढ़ जाएगी? आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए लोग ज्यादा हो जाएंगे। बेटा, जिस टीम में ज्यादा लोग होते हैं वही टीम जीतती है। जब आप किसी इंसान पे अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव, एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। आंदोलन 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 3, तो जब तक वो ज्यादा लोगों में फैल नहीं जाता है, एकता में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जब तक उसमें बहुत सारे लोगों की एकता नहीं आ जाती है, तब तक वो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कौन से आंदोलन को सक्सेसफुल करने की बात की जा रही है यहाँ पे? असहयोग आंदोलन। तो उसको किससे जोड़ दिया गया? खिलाफत आंदोलन से, है ना बच्चों। इसीलिए ये दोनों जुड़े, क्योंकि अली बंधुओं ने कौन सा आंदोलन चालू करा? खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी कौन सा आंदोलन चालू कर रहे थे? असहयोग आंदोलन। तो ये दोनों आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो साथ में आ गए कौन? हिंदू भाई और मुस्लिम भाई। हिंदू मुस्लिम साथ में आके खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों को साथ में जोड़ दिया, है ना बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा 1 मार्क इधर कवर हो गया, हमारा 1 मार्क इधर कवर हो गया। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या है बच्चों? क्या हुआ जब दोनों आंदोलन साथ में आए? तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए। अब एक साथ आने के बाद उन्होंने आपस में बैठ के सभाएं करी। क्या सभा करी? कि हमें किस तरह के एक्शंस लेने हैं, किस तरह से हमें ये जो आंदोलन है इसको और आगे बढ़ाना है। हर एक देशवासियों के मन में एक क्रांति जगानी है। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। जो गुस्सा सभी में था थोड़ा थोड़ा, पर जब वो साथ में आया तो लोगों ने उस पर चर्चा करी, अपनी अपनी बात रखी कि अरे हम इस तरह से परेशान हैं, अरे हम उस तरह से परेशान हैं। जैसे कि जो भी आंदोलन हुए वो परेशानियों की वजह से, यदि कोई परेशानी नहीं होती तो ये आंदोलन होते ही नहीं। कुछ ना कुछ परेशानियां हर जगह थी, पूरे भारत में उस समय पे कुछ ना कुछ परेशानियां हर व्यक्ति को थी। तो जब उन्होंने साथ में मिलके ये निर्णय लिया कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को साथ में जोड़ के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए ये जो आंदोलन है ये आगे हुआ। इसके बाद इसमें क्या हुआ? स्कूल, अदालत, विदेशी माल बहिष्कार। तब इन्होंने क्या डिसाइड करा? हम एक एक करके ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है, उनकी चीजों का विरोध करेंगे। जैसे कपड़ा,
उनका जो भी अंग्रेजी सामान जो हम इस्तेमाल करने के आदी हो गए थे उसका हम विरोध करेंगे, हम स्वदेशी बन जाएंगे। स्वदेशी मतलब जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं, जो भी कपड़े हमारे देश में बनती हैं, हम वही चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्वदेशी, पूर्ण तरह से स्वदेशी हो जाएंगे। अब बच्चों क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज का आदी बना रहा है तो आप उसी से चीजें खरीदोगे। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हमारे भारत में ला दी जिसका भारतीय आदी हो गया, और उसकी वजह से वो जब भी वो चीज खरीदता था तो पैसा किसके पास जाएगा, उनके पास ही जाना है। तो जब हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे तभी तो पैसा जो हमारे भारतीय भाई थे उनके पास जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, मतलब हमें हमारे देश की चीजें ही इस्तेमाल करनी है, खरीदनी है, चाहे वो स्कूल ही हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो या कचेरियां हो, तो हर जगह उन्होंने बहिष्कार चालू करा, हर जगह हर चीज का विरोध चालू करा। किस दो आंदोलन में, कौन से दो आंदोलन साथ में आए, मैं फिर से बोलूंगी, आपके मुंह पे आंसर आ जाना चाहिए। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ में आए। किनके द्वारा आए, हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों के द्वारा। ये विचार किसने रखा, गांधी जी ने रखा। तो हमारा ये पूरे तीनों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। 5 फरवरी 1922 हिंसा आंदोलन बंद। अब यहां से एक ऐसा मोड़ आता है कि जो ये आंदोलन है, जो खिलाफत का असहयोग आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं बंद करना पड़ता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, आंदोलन तो चल रहा था, सब सहयोग भी कर रहे थे, सब इस आंदोलन के बारे में बात भी कर रहे थे और सब इस आंदोलन को मान भी रहे थे, फिर ये बंद क्यों हुआ? यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। तो अब वो टर्निंग पॉइंट हम समझेंगे बच्चों। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो टर्निंग पॉइंट जानने के पहले मैं आपको बता दूं, इस असहयोग आंदोलन में किन किन लोगों ने अपनी भागीदारी दी, कौन लोग इस आंदोलन का पार्ट बने, कौन कौन से भारत में जो जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी समुदाय थे, जितने भी वर्ग के लोग थे। बेटा कोई भी एक देश होता है, वहां पे ऐसा नहीं कि सब एक जैसे होते हैं, सब अलग होते हैं। जाति, धर्म, सबसे ज्यादा ये इंडिया में देखा गया है, सबसे ज्यादा ये हमारे देश भारत में देखा गया है। सबका अलग अलग कल्चर है, सबके अलग अलग बिलीव्स है, रिलीजन है, सबके अलग अलग धर्म है, जातियां हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए हमारे भारत में जब स्वदेश की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी भावना की बात होती है तो वो बहुत अच्छे से उभर के आती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। तो उस बारे में यहाँ बात हो रही है। अब जब बात कर रहे हैं हम किसकी, असहयोग आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह की। देखो ऐसा जो इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से आंदोलन बंद हुआ, उस आंदोलन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो क्या इंसिडेंस हुआ। एक क्यूरियोसिटी, एक ये थ्रिलर है, ये जैसे सस्पेंस होता है ना हर मूवी में, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए सस्पेंस रखा है। अब सस्पेंस जानना है तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वरना वो बीच में ही छूट जाएगा। तो सस्पेंस को अगर हमें कवर करना है तो आपको ये पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों बात करते हैं असहयोग आंदोलन में शामिल प्रमुख समाज समूह की। जैसे हमारे भारत में बहुत अलग अलग समाज है, मैं हर बार आपको बता रही हूं, तो किन किन समाजों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया उसके बारे में मैं आपको बताने जाती हूँ। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे। जनवरी 1921 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया, अलग अलग वर्गों ने हिस्सा लिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही तरह के लोगों ने इसमें भागीदारी दी, नहीं, मतलब आप ये समझ सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से किन किन लोगों पे जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे
जो अंग्रेज थे उन्होंने किस तरह लोगों पे अत्याचार किया, मतलब कोई भी ऐसा समाज, कोई भी ऐसा वर्ग या कोई भी ऐसे मजदूर या कोई भी ऐसे धर्म के लोग नहीं थे जिन पे उन्होंने अत्याचार नहीं किया। इसीलिए जो असहयोग आंदोलन बढ़ चढ़कर इतना सामने आया वो इसीलिए आया क्योंकि हर समुदाय, हर समाज, हर तरह का व्यक्ति इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं जिनमें प्रमुख हैं। इनमें कुछ प्रमुख वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। अब वो प्रमुख वर्ग कौन से थे बच्चों, ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, एक बार इस पे अच्छे से नजर डाल लो, आपको ये बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये वाला जो फ्लो चार्ट है। सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन की बेटा जो क्रांति उठी थी, मतलब असहयोग आंदोलन की जो सबसे फर्स्ट शुरुआत हुई थी वो शहर से हुई थी। फिर जाके वो विचारधारा धीरे धीरे भारत के हर एक जगह पे पहुंची, हर एक छोटे छोटे गांव, कस्बे, जिले, सब जगह पहुंची। पर सबसे पहले ये जो असहयोग विचारधारा, जो असहयोग आंदोलन की जो विचारधारा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? शहरों से। तो शहरी मध्यम वर्ग, अब शहरी मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास के लोग, जितने भी शहर में जैसे वर्कर्स थे और जो भी दुकानें लगाते थे, जो भी लोग शहरों में थे, उनके मन तक इस भावना पहुंचाई गई कि हम असहयोग आंदोलन चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हम पे अत्याचार किया और इतनी सारे उन्होंने चीजें करी, तो हम अब उनके खिलाफ जरूर खड़े होंगे, क्योंकि यही समय है, यही एक ऐसा पॉइंट है जहां हमें बढ़ चढ़कर ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लेना पड़ेगा जो उनके खिलाफ होंगे, जो उनको बताएंगे कि वो गलती कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद शहरी मध्यम वर्ग हो गया। अब शहरी मध्यम वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे? सारे लोग, जितने भी वर्कर्स हैं, है ना, जितने भी वर्कर्स बोले तो जो लोग काम करते हैं, जो लोग शहरों में काम करते हैं, छोटे जो वर्कर्स, जो जैसे कुछ भी सामान बनाना, घर बनाना, उनको सबको बोलेंगे वर्कर्स। ये सब वर्कर्स वहां पे, ये सब लोग वहां पे कहाँ से? शहरी मध्यम वर्ग के लोग, जिसमें वर्कर्स भी आ जाते हैं, जिसमें जितने भी मजदूर हैं वो आ गए, जितने भी दस्तकार हैं वो आ गए। इसमें चाहे हम बच्चे ले लें, चाहे उसमें हम वकील ले लें, चाहे उसमें हम कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक ले लें, जो भी कचहरी जाते थे जो भी वकील वो ले लें, ये सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये आगे भी आएगा, देखो। ग्रामीण इलाकों के किसान, अब जितने भी ग्रामीण इलाके जैसे छोटे छोटे गांव हो गए जहाँ पे खेती होती है, छोटे छोटे कस्बे हो गए, छोटे छोटे जिले हो गए, वहां पे ग्रामीण इलाकों के किसान, जितने भी किसान थे, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भरपूर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इस आंदोलन का भरपूर सहयोग किया। विद्यार्थी और शिक्षक, जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक थे, पहले कौन हो गए हमारे? शहरी मध्यम वर्ग के लोग, ग्रामीण इलाकों के किसान, फिर आ गए विद्यार्थी और शिक्षक। जितने भी विद्यार्थी थे, कहाँ जाते थे? जो ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल और कॉलेज बनाए थे वहां पढ़ने जाते थे, वहां के जितने भी शिक्षक, टीचर और जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाते हैं? वकील। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी वकील कोर्ट जाते थे, जो भी वकील कचहरियों में जाते थे, जो भी हिंदू वकील मतलब भारतीय वकील थे, वो लोग सब ने कचहरी जाना बंद करा, क्योंकि जहां पे वो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो किसको सहयोग कर रहे हैं? वो क्योंकि किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों के द्वारा। उस पे बैठा कौन है? उसको चला कौन रहा है? अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिशर्स। तो जब तक हम वहां जाएंगे तो मतलब हम उनको सहयोग दे रहे हैं। अब गांधी जी ने क्या कहा? असहयोग, किसी भी चीज में सहयोग नहीं करना है। बच्चों, उन्होंने सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने हमें ही यूज करा अपने काम के लिए।
ठीक है, जो भी उनके काम थे वो उन्होंने हमसे करवाए। उन्होंने हर जगह छोटे-छोटे ऐसे डिपार्टमेंट्स खोले जहाँ पे उन्होंने हमें ही पदस्थ किया ताकि वो हमें ही हर चीज़ पे परेशान कर सके और हमारा जो स्वतंत्र और स्वराज का जो सपना था उसको कहीं न कहीं वो लोग गिरा सके, ताकि इंसान काम में व्यस्त रहेगा तो वो उस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देगा। किस चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा? स्वराज और स्वतंत्रता की ओर ध्यान नहीं देगा। और जो भी वो कमाएगा वो किसको मिलेगा? अंग्रेजी सरकार को। तो ये उनका एक सोची समझी साजिश थी, है ना? ये सोची समझी उनकी क्या थी बच्चों? साजिश थी। तो चलिए अब बात करते हैं उसमें वकील, जितने भी वकील थे उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद जंगलों के आदिवासी समूह, बेटा आदिवासी हम उन्हें बोलते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनको हम आदिवासी समूह बोलते। तो उस समय के जितने भी आदिवासी समूह थे, क्योंकि उन लोग ने जंगलों से भी लोगों को हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी थी, जहां उन्हें दिखता था कि जिन जंगलों में अच्छे फल है, अच्छे फूल है, जितने भी जड़ी बूटियां हैं, जहां पे बहुत सारे लोग ये काम करते, तो उन्होंने क्या करा कि वो वहां से उन समुदायों को हटा के अपने काम में लिया, उनको देश विदेश भेजने लगे, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग थोड़े हष्ट पुष्ट थे, क्योंकि वो लोग जंगलों में रहते थे। तो उनको एक, अगर हम शहरी इंसान की बात करें तो वो थोड़ी ज्यादा सुविधाओं में रहता है बच्चों, तो वो थोड़ा इतना फिजिकली कम फिट रहता है। हालांकि आजकल सभी फिट रहना पसंद करते हैं, जिम जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं। बट बच्चों पहले क्या होता था, जितने भी गांव में लोग रहते थे वो लोग ज्यादातर बहुत मेहनती होते थे, आज भी वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आदिवासियों का जो समूह था वो बहुत मेहनती था। तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें भी प्रताड़ित करते थे, उन्हें जंगलों से लाके शहरों में जबरदस्ती काम कराते थे, अपनी चीजें बनवाते थे, इधर उधर उनको भेजते थे काम के लिए, और उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था, उल्टा मारा पीटा जाता था। तो उस वजह से जो जंगलों के आदिवासी समूह है, जो वहां के समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो भी बेटा बहुत परेशान हो गए थे इन सब अत्याचारों से। तो उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके प्रमुख सामाजिक समूह बने। बगानों में काम करने वाले मजदूर। अब बगानों में काम करने वाले मजदूर, बेटा बगानों मतलब असम के जो खेत जहाँ पे चाय के बगान होते हैं, तो बगानों में काम करने वाले मजदूर, बगानों में काम करने वाले मजदूर का इससे क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, क्योंकि क्या होता था बेटा, एक ऐसा कानून आया था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर मैं आपको एक छोटा सा एक बता देती हूँ एक पॉइंट, ताकि जब हम उस बारे में बात करेंगे तो आप असहयोग आंदोलन से उसे रिलेट कर पाएंगे। किसको? बगानों में काम करने वाले मजदूरों को। अब इन मजदूरों पे क्या था, जहां पे वो काम करते थे बेटा, वहां से वो कहीं और नहीं जा सकते थे बिना इजाजत के। एक, आप मान लीजिए आपसे कोई भी व्यक्ति कुछ काम करवा रहा है और आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है, सालों साल ना अपने घर वालों से मिलने की, ना अपने दोस्तों से मिलने की, ना अपने घर जाने की, तो क्या वहां आप खुशी खुशी काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप परेशान हो जाओगे कि एक तो काम भी करो और ऊपर से हम परिवार से भी नहीं मिल सकते, हम हमारे दोस्त से भी, हम हमारे घर नहीं जा सकते। ये कैसा हम पे अत्याचार है? तो जब ये अत्याचार उन पे हो रहा था, किन पे हो रहा था? बगानों में काम करने वाले मजदूरों पे ये अत्याचार हो रहा था कि वो अपने घर सालों साल नहीं जा सकते हैं। जब भी उनको जाना है तो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जा सकते हो आप। और हाँ, इसमें एक चीज और थी, वो मैं अभी बता दूंगी, फिर अपन बाद में वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जब हम ये वाले बगानों में काम करने वाले मजदूरों के आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों, ये असहयोग आंदोलन से क्यों जुड़े। बेटा वहां पे पहली बात तो आप अपने घर नहीं जा सकते थे, आप अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं कर सकते थे। अब उस समय
फोन तो नहीं होता था कि आप व्हाट्सएप कर दो या आप टेलीग्राम या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो लोग पत्र लिखते थे। पत्र लिखना भी उन्हें नहीं आता था क्योंकि मजदूर थे, वो लोग मजदूरी करते थे, तो इतना वो भी नहीं आता था। तो उस टाइम पे उनके पास ये भी होता था कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी घर वाले से संपर्क नहीं रखेंगे, मतलब पूरा नजरबंद। मतलब आप ये भी नहीं बता सकते हो कि आप वहां क्या कर रहे हो, और आपका जाना तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वो लोग कितने सालों से उनके घर नहीं गए थे। क्योंकि जब वो मजदूर काम के लालच में, उनको लालच देकर बुलाया गया था, तो उन्होंने सोचा हम कुछ पैसे कमाएंगे, वो हमारे घर भेजेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलता। तो वो लोग परेशान हो गए थे कि हम काम भी कर रहे हैं और हमें इतनी अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिल रही, ऊपर से हमें नजरबंद कर दिया गया है। तो उन्होंने फिर जाकर इस आंदोलन का हिस्सा, जब उनके पास ये बात पहुंची धीरे धीरे करके कि एक आंदोलन चल रहा है किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया? बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। किस आंदोलन में हिस्सा लिया? असहयोग आंदोलन में। चलिए बच्चों, ये कुछ प्रमुख वर्ग थे। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों इन सब समुदायों ने हिस्सा लिया। शहरी मध्यम वर्ग, ठीक है, अर्बन मिडिल क्लास, इन्होंने क्यों शामिल हुए? शामिल होने का कारण व संघर्ष, इन्होंने क्या संघर्ष किया, ये क्यों शामिल हुए, ये हम अब जानेंगे। शुरुआती शहरी मध्यम वर्ग की भागीदारी से हुई इस आंदोलन की शुरुआत। किस आंदोलन की शुरुआत? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। जैसा कि बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम लेंगे शहरी मध्यम वर्ग, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है, जो शुरू हुआ है, वो पहले शहर से हुआ है। तो सबसे पहले आप माइंड में रख लो कहां से शुरू हुआ? शहर से शुरू हुआ। तो शहरी मध्यम वर्ग है ना बच्चों। चलो अब बात करते हैं। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। जो भी शहर में विद्यार्थी, स्टूडेंट, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, वैसे ही जो भी सरकारी, सरकार कौन थी? भारत की तो कोई सरकार थी नहीं उस टाइम। सरकार कौन चला रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार। तो इसलिए विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, है ना। किसके कहने पे? गांधी जी के कहने पे, ठीक है। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जैसे उस टाइम जो भी टीचर्स, शिक्षक, लेक्चरर, या हम बात कर ले जो भी हेड मास्टर, जो भी प्रिंसिपल थे, जो भी बड़े बड़े पदों पे पदस्थ थे, जिनकी बड़े बड़े पद थे, उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया कि आपने हम पे इतना अत्याचार करा, हमारे भाइयों पे, हम पे, हर एक समुदाय के इंसान पे, तो हम आपका सहयोग क्यों करें? सीधी सी बात है, उन्होंने सहयोग करना बंद कर दिया। तो वो कौन सा आंदोलन हो गया? असहयोग। कुल मिलाकर बात असहयोग को ही माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। और वकीलों ने, मैंने आपको फिर बता दिया, हम लोग ये पॉइंट कम से कम 3 बार पढ़ चुके हैं। जब भी हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो ये प्रश्न के उत्तर आप यूं दे दोगे, क्योंकि हम इसको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं। और वकीलों ने अदालतों में मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। कोई भी मुकदमा वकीलों ने, किन वकीलों ने? जो भारतीय वकील थे, उन्होंने कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिया। कोई भी बच्चों, कोई भी उन्होंने मुकदमा लड़ना, कोई भी केस लड़ना उन्होंने बंद कर दिया, है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, आर्थिक मोर्चा। आर्थिक मोर्चा, विदेशी, जो मैं आपको बता रही हूँ आर्थिक मोर्चा से मतलब ये जो भी विदेशी कपड़े, खाना, सामान, जो भी विदेशी चीज, सबका बहिष्कार किया। हम वो चीज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। विदेशी कपड़ों और सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। शराब, सॉरी, क्या हुआ था बच्चों, ये
जितनी भी ऐसी दुकानें थी उनको भी ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, पर ठीक है हम ले सकते हैं, वैसे सबको ही पता है ये गलत है, पर ठीक है वहां पे भी बच्चों ये हो गया कि लोगों ने हर विदेशी चीज, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अब हमारे वहां होली सेलिब्रेशन होता है, हम होली मनाते हैं तो किस तरह मनाते हैं, होलिका जला के। तो उन्होंने अपने अंदर का आक्रोश, ध्यान से सुनिए, अपने अंदर का आक्रोश किस प्रकार उन्होंने बताया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब जो जब होली का जो त्योहार आया तो जब उसमें होली दहन करते हैं, जो होली दहन करने का जो प्रोसीजर होता है, जो रिचुअल होता है, जो परंपरा होती है, उसमें उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम वही कपड़े जलाएंगे। कौन से कपड़े, विदेशी कपड़े जलाएंगे, क्योंकि हम वो पहने गए नहीं। तो जितने भी लोगों के पास विदेशी कपड़े थे या विदेशी कपड़े उनको मिले थे, उन्होंने वो सारे विदेशी कपड़े कब कहाँ जलाए, होली दहन, होलिका दहन के समय, जो एक रिचुअल होता है, जो एक परंपरा होती है, उसमें जलाएं। ठीक है, अब मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। जो भी बेटा चुनाव कौन कराता था, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार जो भी चुनाव कराती थी उसका भी बहिष्कार करा कि हम चुनाव होने ही नहीं देंगे, हम किसी को कोई नेता बनने ही नहीं देंगे, हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, ग्रामीण इलाकों के किसान और आदिवासी। अब हमने बात करी फार्मर्स, हमारे जो भी किसान भाई थे वो भी उससे बहुत पीड़ित थे कि उन्होंने उनकी खेतियां, उपजाऊ खेत सब बर्बाद, फसलें नष्ट, ऊपर से इतना सारा लगान देना, तो हर चीज से परेशान थे। तो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। आशा और मांगे, अब उनकी क्या होप्स थी, होप्स मतलब आशाएं, और क्या उनकी मांगे थी, किनकी, ग्रामीण इलाकों के किसान और आदिवासियों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मुख्य मांगे, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की मुख्य मांगे, लगान टैक्स को कम, मैंने पहले ही बोल दिया आपको बेटा, जितना भी टैक्स बढ़ाया गया उसको कम कर दीजिए, ताकि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा उन्हें मिले, उसकी मेहनत, उनकी मेहनत मजदूरी का पैसा उन्हें मिले। पर ऐसा नहीं था, हर चीज पे टैक्स की बढ़ोतरी। और बेगार, अब टैक्स को कम, बेगार मतलब बिना वेतन काम करना, बेगार मतलब वो लोग, देखो ये जो शब्द है बेगार, जैसे कभी कभी आ जाता है कि बेगार का मतलब क्या है, बेगार मतलब बच्चों वो शब्द कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर काम कर रहा है, किसके बिना, पैसों, मतलब जैसे कोई भी वो काम कर रहे हैं उसके उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, उस व्यक्ति, उन लोगों को बोलेंगे बेगार, उस काम करने को बोलेंगे बेगार। बिना वेतन का काम करना मतलब जो काम वो कर रहे हैं वो बेगार काम है। क्या है, बेगार काम, मतलब जिसके उन्हें पैसे नहीं मिलते थे उसको बोलेंगे बेगार। को पूरी तरह समाप्त करना और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करना था। अब क्या हुआ, उनकी मांगे थी कि सबसे पहले हमारा जो लगान है वो कम कर दो, ठीक है। उसके बाद बेगार, बेगार वो काम जिसके कोई पैसे ना मिलते हो, वो वाले काम सारे बंद कर दो, या वो काम के पैसे दो, या तो वो काम ही बंद कर दो या उन कामों के पैसे दो। तो ये वाली जो ये वाली आशाएं, ये वाली मांग किनकी थी, ग्रामीण इलाकों के जितने भी किसान और आदिवासी थे उनकी ये मांगे थथी। चलिए अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट, संघर्ष का स्वरूप, संघर्ष का स्वरूप 1921 में जब यह आंदोलन फैला तो किसानों ने तुलकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए, बाजारों में लूटपाट हुई और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। स्थानीय नेताओं ने गांधी जी के नाम का सहारा, बच्चों क्या होता है जब कोई आंदोलन उस टाइम पे चल रहा था, ये जब आंदोलन चल रहा था या कोई भी आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जो
अहिंसक आंदोलन को हिंसक बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, जगह जगह हिंसक प्रोटेस्ट कर दिए, अहिंसक नहीं हिंसक। जैसे कहीं पे कुछ जला दिया, कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, कुछ समुदाय में लड़ाइयां करवा दी। तो इस तरह का काम भी हुआ था। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। जबकि गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि हम जो ये असहयोग आंदोलन करेंगे वो हिंसक नहीं, वो अहिंसक, अहिंसा से हम जीतेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब बगानों में कार्य करने वाले मजदूर, मैं आपको फिर से बताऊंगी कि मैंने आपको बताया था कि बगानों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके साथ क्या घटना घटी जिससे वो असहयोग आंदोलन से जुड़े। मैंने आपको ये भी बताया कि वो उन बगानों से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो लोग वहां काम कर रहे थे और ये वहां का कानून था, बगानों का कानून था। अब पूरा डिटेल में जानेंगे। स्वराज का अर्थ, अब वहां पे असम के बगान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता या स्वराज का अर्थ था कि वे उन चार दीवारियों से स्वतंत्र रूप से आ जा सके जिनमें उन्हें बंद रखा गया था। मैंने आपको बता दिया क्यों बगान के मजदूर साथ में है, क्योंकि बच्चों वहां से उन्हें कहीं भी जाने आने की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए उनके लिए स्वराज का अर्थ ही यही था कि वो जहाँ पे काम कर रहे, जिन बगानों में वो काम कर रहे, वहां से वो जा सके। कहाँ जा सके? अपने घर जा सके, अपने रिश्तेदारों से मिल सके और आ जा सके। ऐसा होता था यदि कोई चला जाता था तो उसको वापस आने नहीं दिया जाता था, पर उसको तो वही काम आता था, वो तो वहां का मजदूर था। अब आप मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहां से आपको बोले नहीं आप किसी से बात, आप घर ही नहीं जाओगे, आपको यहीं रहना पड़ेगा, आप अपने अपने किसी भी परिवारजनों से बात नहीं कर सकते, किसी दोस्तों को, आपको कैसा लगेगा? आप ऐसा फील करोगे ना कि आप बंद गए हो, आपको बंद कर दिया गया, आपको नजर बंद कर दिया गया। तो उसी समय ये मजदूरों की हालत ऐसी थी। तो उनके लिए स्वराज का अर्थ सिर्फ इतना ही था। जब जैसी उनके कानों में धीरे धीरे बात पहुंची किसी किसी के द्वारा कि बाहर ऐसा चल रहा है, ब्रिटिशर्स अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इतना आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी स्वराज की इच्छा रखें। हमारा तो स्वराज सिर्फ इतना ही है ताकि हम हमारे काम से घर जा सके और घर से काम पे आ सके, है ना बच्चों। जिनमें उन्हें बंद रखा गया, वे अपने गांवों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते थे। उनका सिर्फ इतना सा था, कितना सा था कि वो अपने घर वालों से संपर्क बनाए रखे, ताकि जब भी वो वहां जाए वो अपने घर वालों के हालचाल पूछ के आ सके, उनकी पूरी व्यवस्था करके आ सके। पर ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? अब उसका भी मैं आपको बताऊंगी एक्ट, वो भी हम बात बाद में करेंगे। अभी आपने समझ लिया क्यों बगानों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का एक सपना बहुत ही जरूरी था और उन्होंने वो सपना देखा और इसीलिए वो असहयोग आंदोलन से जुड़े। अब बात करेंगे कानूनी संघर्ष, कानूनी संघर्ष के बारे में। अब वो मैं बता रही हूँ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, मतलब जो बगान में लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर जो एक्ट था, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन पे लागू थे, वो क्या थे, वो क्यों थे, वो कौन सा एक्ट था? कानूनी संघर्ष, वो एक कानूनी संघर्ष था। अब उसमें क्या था? 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये कौन सा एक्ट है बच्चों? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगान मजदूरों को बिना अनुमति के बगानों से बाहर जाने की मनाही थी। वो लोग वहां से नहीं जा सकते थे। किस एक्ट के तहत? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत। मैंने बताया था कि एक एक्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे, क्यूरियोसिटी बनी। अब वो सस्पेंस मैंने यहाँ पे आपको ओपन कर दिया है, वो हमारी स्टोरी का सस्पेंस यहाँ पे ओपन हो गया है। तो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत
किसी भी मजदूर को ये अनुमति नहीं थी कि वो वहां के बगानों को छोड़ के अपने घर जा सके। उसके बाद और यही अनुमति उन्हें बहुत ही दुर्लभ मामलों में मिलती थी, इसीलिए उन्होंने इस दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए आंदोलन का रास्ता चुना। उन्होंने इस आंदोलन का रास्ता क्यों चुना? इसीलिए तो चुना क्योंकि उनको चाहिए था कि वो समय समय पे अपने घर जा सके और अपने घर से समय समय पर अपने काम पे लौट सके। पर किस एक्ट के तहत ऐसा हुआ? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ऐसा हुआ। ओके, ठीक है। अब वो बात करेंगे हम यहां से हमने कानूनी संघर्ष किनने किया बेटा? ये जितने भी मजदूर थे उन्होंने कानूनी संघर्ष किया। वो उस एक्ट से लड़े, उस एक्ट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई क्योंकि वो एक्ट गलत ही था। अगर हमें आप खुद सोचो, यदि आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति आए तो आप क्या करोगे? आप भी उसी चीज का विरोध ही करेंगे ना कि ये तो गलत है ना? ये तो पूरी तरह से गलत है। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, मैं फिर से आपको एक और स्लाइड पे लेके चलती हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर सके, है ना बच्चों? चलो हम चलते हैं वापस पिछली कहानी में। जब ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? हिंदू मुस्लिम एक साथ सारे आंदोलन चले, सब लोगों ने असहयोग आंदोलन का सहयोग किया। उसके बाद 5 फरवरी 1922 हिंसा आंदोलन बंद। अब ये 5 फरवरी 1922 में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे बच्चों ये आंदोलन को बंद करना पड़ा? यहाँ पे आपको मैं एक पिक्चर दिख रहा है, आप ये पिक्चर ध्यान से देखिए। इसके नीचे लिखा है शहीद स्मारक चौरी चौरा, जो शहीद स्मारक है। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? ये प्रश्न बेटा आईएमपी होता है। ये प्रश्न 2023, 2023, 2023, 2024, 25 में भी पूछा गया है और 26 में भी ये प्रश्न 2023, 24 और 25 में पूछा गया है। ये आईएमपी है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी बात आती है बच्चों, जब भी प्रश्न आता है, क्या आता है? असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया? स्थगित मतलब बंद, समाप्त। क्यों किया गया? क्यों? इसका क्या रीजन है? घटना कब हुई? ये घटना 5 फरवरी 1922 में। स्थान कहाँ हुई? ये कहाँ हुई? चौरी चौरा, गोरखपुर जिला, यूपी में जो गोरखपुर जिला है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जरूर जाएं। देखो बेटा, इतिहास में जो भी घटनाएं घटी गई है उसके कहीं ना कहीं आपको ये कुछ जगह जरूर मिलेगी अगर आप जाएंगे, घूमेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा। जब आप निकलेंगे आप जानेंगे कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ देखेंगे। हमने क्लास में पढ़ा था, हमने विनर्स ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था कि ये जगह पे ऐसा हुआ था। हम जाकर देखना चाहते हैं तो आपको वो बात जिंदगी भर तक याद रहेगी जब आप वहां जगह जाके देखोगे कि वहां पे क्या होता है। जैसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वो भी जगह अमृतसर में आप जरूर जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम जब बात कर रहे हैं चौरी चौरा गोरखपुर जिला की, तो यहाँ पे क्या हुआ? अब बेटा, जब आंदोलन चल रहा था, जब सत्याग्रही आंदोलन चल रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? लोगों ने जगह जगह जाके आंदोलन करना चालू करे। जैसे जैसे बात फैलने लगी तो कुछ लोग इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? यहाँ इकट्ठा हुए। कौन सी जगह पे इकट्ठा हुए? गोरखपुर में, यूपी। चौरी चौरा जो स्मारक है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये इस प्लेस पे इकट्ठा हुए। ये प्लेस शहीद स्मारक बाद में बनी इस इंसिडेंस के बाद, पहले ये सिर्फ चौरी चौरा गोरखपुर जिले में था।
पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाई, गुस्सा आई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब जब आंदोलन होने लगे, तो जब जलियांवाला बाग हुआ, लोगों में आक्रोश हुआ, लोगों में और ज्यादा क्रोध बढ़ा, तो उन्होंने जगह जगह आंदोलन, अब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, जबरदस्ती बिना किसी वजह से पुलिस वालियों ने चलाना चालू करी गोलियां। अब गोलियां चलाना चालू करी, क्या हुआ बच्चों, लोगों ने देखा, पहले तो जलियांवाला बाग में बेमतलब हम लोग सिर्फ हमारी एक सभा कर रहे थे, हम एक बातचीत रख रहे थे कि जो हमारा सत्याग्रही आंदोलन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि उसको हम कैसे आगे पहुंचाए। बिल्कुल शांतिपूर्वक सभा चल रही थी और गोलियां चला दी गई। जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी गोलियां चलने लगी, तो वहां की भीड़ ने क्या करा, थाने पे हमला करा, वहां पे थाने में आग लगा दी, और वहां पे कितने पुलिसकर्मी वहां पे मारे गए, 22 पुलिसकर्मी वहां पे मारे गए। अब परिणाम, गांधी जी ने कहा कि आंदोलन हिंसक हो गया है। अब जब गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था, तब उन्होंने क्या कहा था कि हम अहिंसा के रास्तों पर चलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम सत्याग्रही आंदोलनों का सहारा लेकर इन आंदोलनों को पूरा करेंगे। पर ये आंदोलन ने कैसा स्वरूप ले लिया, हिंसक स्वरूप ले लिया। तो जब गांधी जी को ये हिंसा पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ, एक पुलिसकर्मियों 22 पुलिसकर्मियों जला दिए गए, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो हर भारतीय को निराश कर गया। हर भारतवासी उससे क्या हो गए, निराश हो गए। तो वो फैसला ये था कि अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ हैं, वो अहिंसा नहीं चाहते थे। पर जब ये जो घटनाक्रम घटा वो हिंसक हो गया, और जो गांधी जी थे वो अहिंसा मार्ग पे चल रहे थे। तो इसी कारण फैसला क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने बोला ये आंदोलन यहीं स्थगित कर देते हैं, ये आंदोलन हिंसक बनता जा रहा है, क्योंकि मैं अहिंसा के रास्ते पे चल रहा हूं, तो ये आंदोलन विपरीत जा रहा है, जो मैंने सोचा था ये आंदोलन वैसा नहीं जा रहा है। तो उन्होंने ये आंदोलन को क्या करा, स्थगित कर दिया, है ना बच्चों। तो आज हमने ये असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ, यहाँ तक हमने जाना, इसका पूरा डाउन ग्राउंड जाना कि क्या हुआ। आपने यहाँ पे पढ़ा कि इस पूरे इंसिडेंट्स में क्या क्या हुआ, ये हमने जाना। तो बच्चों अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, पर जाने से पहले मैं आपको कुछ एक होम असाइनमेंट या होमवर्क मान लीजिए। अब आपको पता करना है क्या ये जो घटना है इसके बाद कौन से आंदोलन हुए, इसके बाद क्या घटनाक्रम बना, इसके बाद जो आजादी की लड़ाई थी, जो इसके बाद कौन से और आंदोलन बने। तो जो भी आप रिसर्च करेंगे वो आप एक नोटबुक में लिखेंगे, और जब आपका रिसर्च हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो भी टॉपिक हमने कवर करे हैं ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, जो भी मैंने आपके लिए ये फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, जो भी हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको कैसे मिलेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो भी कंसेप्ट वाला पीडीएफ है, जो भी पीपीटी है, वो आपको यहीं से मिलेगी। जो भी नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो आपको यहीं से मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सारे नोट्स के लिए। हमारा विनर्स ऑनलाइन स्कूल जिससे आप जुड़ चुके हैं, और अगर आपको और क्लासेस के बारे में जानना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा विनर्स ऑनलाइन स्कूल को, है ना बच्चों। फिर हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनसे जल्दी से जुड़ जाओ
एक अच्छे से जुड़ जाओ, सारी जानकारी आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी। तो अब मिलते हैं अब हमारी अगली क्लास में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।